आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर आपने नाम क्यों रखा। नाम को छोड़ो, काम पे जाओ गधो। नाम मैंने अपने नाम पे ही रख लिया, ऐसे सोच लो। ठीक है, पहले मैं कुछ और रखना चाहता था, फिर मेरे को लगा कि नहीं, यूनिक नाम होना चाहिए। जैसे एग्जामो था, एग्जामपुर है, कुछ यूनिक नाम था, इसलिए मैंने ये रख लिया। ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, ईडियम्स कराऊंगा। 60+ ईडियम्स होंगी आज। और जैसा कि टैगलाइन है कि आप जीवन भर नहीं बोल सकते। देखो, ईडियम क्या होती है? मुहावरे और लोकोक्तियां होती है जो इंग्लिश में कही जाती है। देखिए कैसे, जैसे मैं कह देता हूँ ना, रात दुगनी चौगनी उन्नति करो बेटा, है। जैसे क्या कह देते हैं कि भाई जो सुख छज्जू के चुबारे वो अल ना बुखारे। मतलब कुछ कहावतें कही गई, उनके पीछे की बिहाइंड द स्टोरी क्या थी, वो कहावत क्यों कही गई, किसके रिस्पेक्ट में वो कहावतें कही गई और क्यों वो कहावत कही गई, इसको बोलते हैं ईडियम और फ्रेजेस, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां की ये जो बात कही गई है वो क्यों कही गई है, इसका मतलब क्या है। बहुत सारे टीचर आपको रट्टा मार के पढ़ाते होंगे। इंग्लिश को कहते हैं रट्टा मार के पढ़ो, रट्टा मार के पढ़ो, रट्टा, और आप गधों के जैसे लग जाते हो रट्टा मारने। जिसका आपको मतलब ही नहीं पता, उसको रट्टा मार के क्या याद कर लोगे और फिर कहाँ यूज करोगे जिंदगी में, जब आपको पता ही नहीं कि कहाँ से आया है ये शब्द, क्यों इसको ही लिया गया, बाकी शब्दों को क्यों नहीं लिया गया, तो कैसे याद करोगे। आज मेरी गारंटी है, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। आज तक हो गई सो हो गई, आज के बाद आपको गारंटी है नहीं दिक्कत होगी, ये मेरी गारंटी है। और अपनी सर्दी है भाई, सर्दी वगैरह में हुड वगैरह के रहा करो, मतलब टोपा वगैरह पहन के रहा करो। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। ईडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। पहली ईडियम है जो है वो होती है भाई पार्थिन शॉट। पार्थिन शॉट का मतलब क्या है? पार्थिन शॉट का मतलब होता है ए फाइनल रिमार्क, मतलब एक आखिरी में किया गया प्रहार। आप बोलोगे सर ये आखिरी में किया गया प्रहार क्या है, पार्थियन क्या है? देखिएगा, यूरोप नहीं करा मैं ये, एक मतलब एक कहते हैं ना कि ईरान में ना, एक ईरान देश है, ईरान जैसे सभ्यताएं होती है ना, ईरानी सभ्यता थी। उसमें जो पार्थियन होते हैं ना, पार्थियन होते थे, पार्थियन मिलिट्री बहुत बढ़िया मिलिट्री होती थी, किसकी? ईरान की। और वो जब भी लड़ाई लड़ने जाते थे ना, और वो जी जान से लड़ते थे। ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ लड़ गए, हर सैनिक जी जान से लड़ता है, लेकिन वो ना जी जान से लड़ते थे पार्थियन लोग। जो पार्शियन आएगा, नोट पार्थियन, पार्शियन लोग, पार्शियन, पर्शिया बोलते हैं, पर्शिया। ये पार्थियन है, पर्शिया। ईरान का पुराना नाम है पर्शिया, पारसी, 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 पढ़े लिखो पारसी। पार्शियन शॉट, ये जो आखिरी में हमला करते थे ना, आखिरी हमला होता था जो इनका जिसको बोला जाता है पार्शियन शॉट, यानी कि वो जो आखिरी हमला करते थे ना, ये आखिरी टाइम पे हमला करते थे, वो जबरदस्त करते थे, दुश्मन की नींद उड़ा देते थे ये हमला करके। यहाँ से ये क्या है, कहावत बननी शुरू हो गई कि पार्शियन शॉट मतलब फाइनल रिमार्क, मतलब आखिरी में प्रहार करना, आखिरी ऐसा प्रहार करना जिससे सबके तोते उड़ जाए। ठीक है, पार्शियन शॉट। पार्शियन शॉट ही क्यों लिया गया? पार्शियन क्या थी? सेना थी। ठीक है, अगली इडियम है, उसका मतलब है भाई जंप ऑन द बैंडवैगन। अब ये क्या, आप बोलोगे सर जंप ऑन द बैंडवैगन क्या? आपके यहाँ पे सर्कस आया कभी? सर्कस आपने सर्कस देखा? मैंने बचपन में बहुत, मेरे मतलब टीचर्स ने दिखाया हम लोगों को सर्कस। तो जो हमारा सर्कस पे ले टूर जाता था, सर्कस को लेके टूर जाता था, तो उसमें जो सर्कस आता था ना, तो पहले बगी वगैरह में आता था और जोकर वगैरह नाचते थे, जैसे इस पे नाच रहे हैं, आप देख रहे होगे यहाँ पे इस पे नाच रहे हैं ना, ऐसे क्या करते थे, वो नाचते थे। ठीक है, और जब भी ये बैंड बैगन होता बेटा बाजा, जब बाजे आगे नाचते तभी थे जब कोई मतलब क्या हो भी, वो क्या बन गया था एक तरीके का, मतलब फैशनेबल चीज़ बन गई थी उस टाइम पे, कल्चर बन गया था वो, कि एक तभी नाचता था कोई इन बैंड वैगन, यानी कि जो ये गाड़ी है चित्र के अंदर, इसके आगे तभी नाचते थे तब कोई सर्कस आने वाला होता था। तो वहीं से क्या हो गया भैया, ये ट्रेंड चलना शुरू हो गया। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कि जो फैशन है, जो भी आज हम फैशन कर रहे हैं, वो क्या है, करंट के दौर में चल रहा है। जैसे अभी मान के चलो, अभी हेयर स्टाइल का कुछ फैशन चला हुआ है, एक अलग सा फैशन चला हुआ, वो क्या है, जंप ऑन द बैंड वैगन है भाई। ठीक है, अगला है भैया लुकिंग फॉर ए नीडल इन हेयर स्टैक। आप बोलोगे हेयर स्टैक क्या है? हेयर स्टैक होते हैं बेटा ये जो आप फिगर के अंदर देख रहे हो ना, रोल रोल हो रही है जो, वो क्या है, हेयर स्टैक मतलब होती है घास। और आप क्या कर रहे हो, नेडल, नेडल होती है सुई, आप घास में सुई को ढूंढ सकते हो। वो हम बात है, बहुत सारी सूखी घास है, उसके अंदर क्या आप सुई को ढूंढ सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर हम तो नहीं ढूंढ सकते। मैं भी नहीं ढूंढ सकता ना बेटा, कोई नहीं ढूंढ सकता,
मानते हो ना, कोई भी नहीं ढूंढ सकता। यहाँ से इसका ईडियम का ओरिजिन भी है और मानने का आम लॉजिक भी बात है भाई। लुकिंग फॉर ए नेडल इन ए हेस्टेक, मतलब कोई ऐसे काम करना। नेडल क्या होती है? सुई होती है। हेस्टेक घास होती है। घास में सुई को ढूंढना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल क्या होती है, कोई भी टास्क होती है। ठीक है, अगला है भैया, अगर कुछ सिमिलर हैं, कुछ सिमिलर ईडियम है, कहावतें हैं जो देखिए जैसे को बोलते हैं गो हे वेयर बोलते हैं, गो हे वायर बोलते हैं। उसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, आपके गुस्से से हो जाना। ये देखिएगा, हिट द हे मतलब आप होता है टू बी बैड, यानी कि घास को क्या कर रहे हो, हिट द हे होती है घास, है ना, घास को लात मारना। मतलब वो कहता है ना कि तुम पे मेरा जोर नहीं चल रहा है, तेरे चक्कर में घास पिट रही है। मतलब किसी पे आपका जोर नहीं चल रहा और लेकिन आप दूसरे पे आप क्या उतार रहे हो, उसका गुस्सा उतार रहे हो। तो इसका मतलब होता है हिट द हे। आप साथ साथ मतलब आप क्या बनाते रहिए, आपके नोट्स बनाते रहिएगा। और जैसा भी आपको ये ईडियम में से पढ़ के लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर आपने ईडियम इस तरीके से बताया, अच्छा बताया, बुरा बताया, वो एक अलग इशू है, लेकिन आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना कि मैंने कैसा पढ़ा है। अगला है भाई, अगला है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब जो आपकी कथनी है, जो आप बोलते हो, वो ज़्यादा होना चाहिए आपके करनी से। आपकी जो कथनी है उस करनी से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कह रहा है एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड, यानी कि जो आपके कथन, आप जो काम करते हो ना, वो ज़्यादा होना चाहिए। एक तो इंसान सारा दिन पै बोलता रहता, करने का कुछ नहीं। अरे एक इंसान चुपचाप रहेगा, अपने टारगेट को अचीव कर लेगा और मुंह पे सबका ऐसा रैप्टा मारेगा कि एक तो होता है थप्पड़, एक थप्पड़ जो आप मारते हो ऐसे गाल पे, उसकी गूंज 2 मिनट में इंसान का चरमराहट होता है चली जाती है। एक थप्पड़ होता है आपकी सक्सेस का, कि सामने वाला बंदा आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता और आप इतना सक्सेस हो जाओ। तो वो क्या है, एक आधा होता है ना कि वो कैसे बातें होती है, करना कुछ नहीं, बातें इतनी बड़ी बड़ी करवा लो जिसका कोई अंत नहीं है, और करने के नाम पे फुस, अनारदाने की तरह फुस। ये भी एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड, जो आपकी कथनी है वो करनी से, या जो आपकी करनी है वो कथनी से ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए। फिट एज अ फेडल, फेडल क्या होता है? फिडल होती है भैया, जो आप ये वायलिन देख रहे हो ना, वायलिन के ऊपरले वाले भाग को क्या बोलते हैं? फिडल बोलते हैं। ठीक है, जब पुराने टाइम पे क्या होता था, फेडल ना बड़ा स्ट्रिक्ट होती थी। ठीक है, फेडल क्या होती थी? स्ट्रिक्ट होती थी। और जो बिल्कुल कहते ना कि जो भी वायलिन बनाते थे ना, जब वायलिन बनाया जाता था, वायलिन होता ना, शाहरुख खान देखा ना मौते फिल्म में वायलिन बजाता है, जब ये वायलिन बनाया जाता था, उसकी जो ये फिडल है वो बहुत ज़्यादा सीधी रखी जाती थी और थोड़ी सी टेढ़ी कर दी जाती थी, ताकि ये क्या रहे, मतलब वायलिन है उसमें से जो धुन निकले वो बढ़िया निकले। तो इसको राइटर्स ने क्या किया, पोएम में या पोइट में लाना शुरू कर दिया, पोएम में लाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से ये ट्रेंड बन गया कि फिट एज अ फेडल, यानी जैसे कि फिट रहता ना, जैसे वायलिन के लिए फेडल क्या होता है? फिट रहता है, उसी प्रकार इंसान हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, अगला है भैया, एक सेकंड रुकिएगा, चलो रुकिएगा। ए पीस ऑफ केक, अब ये बोलोगे सर क्या पीस ऑफ केक? देखिएगा, जैसे केक होता है ना, पीस जैसे पीस होता है केक का, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा आराम से आप खा सकते हो, बहुत ज़्यादा आप आराम से कुछ भी इसको ईट कर सकते हो। तो पीस ऑफ केक होता है समथिंग इज ईजी, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है? ईजी है। केक खाना सबसे ज़्यादा ईजी होता है ना, वेरी टेस्टी होता है। अगले ईडियम है काउच पटाटो। काउच पटाटो होता है भाई लेजी पर्सन। ये काउच पटाटो ही क्यों लिया गया? ये बड़ी कहानी है, बढ़िया कहानी है। इंसान क्या होता था, जब भी एक लेडी जो अपनी कवियत्री थी, कवियत्री बोलते हैं ना जिसको, कवियत्री यानी कि जो फीमेल पोइट है, पोइट्रेस बोलते हैं जिसको, कवियत्री ने अपनी पोएम थी एक, उसमें एक अपने हस्बैंड को, जो उसका हस्बैंड था वो बहुत निकम्मा था, और उस पोएम में एक आलू का जिक्र था, बहुत मोटे भद्दे आलू का जिक्र था, और उस आलू से उसने रिप्रेजेंट किया था अपने हस्बैंड को, काउच पटाटो। क्योंकि उसका हस्बैंड था वो सारा दिन टीवी देखता रहता था, सारा दिन क्या करता रहता था? टीवी देखता रहता था, कुछ काम धाम नहीं करता था। वहाँ से उस ईडियम, उस पोएम से इस ईडियम को उठाया गया था। काउच पटाटो का मतलब होता है वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा लेजी हो, बहुत ज़्यादा आलसी हो, आलू की तरह। जैसे आलू मोटा हो जाता ना, तो तुमको एक आलसीपन सा दिख जाता है। जैसे इंसान आलस में बैठा रहता तो मोटा हो जाता। ज़्यादा आप आलसी मत बनिए, लाइफ में एक्टिव रहिएगा। डाइम ऑफ डजन, ये बहुत अच्छी है। डाइम ऑफ डजन क्या होती है? यानी कि $1 का 10वां भाग। जी हाँ, $1 का 10वां भाग। डाइम होता है 10th पार्ट ऑफ US डॉलर का जो 10वां भाग होता है,
उसको क्या बोला जाता है भैया, डजन बोला जाता है, डाइम ऑफ डजन, जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो। आप बोलोगे सर डजन तो समझ में आ गया, डाइम समझ में नहीं आया, क्या ये डाइम ऑफ डजन था? अमेरिका के अंदर जो डॉलर होता है उसके 10वें भाग को क्या बोला जाता है, डाइम ऑफ डजन, यानी कि वो सबके पास ही मिल जाता है। जैसे अपने अठन्नी चवन्नी सबके यहाँ पे मिल जाती है ना, अठन्नी चवन्नी, अब तो नहीं मिलती, पहले मिल जाती थी ना, आम बात थी। तो वैसे ही पुराने टाइम पे क्या था, डाइम ऑफ डजन था, यानी कि $1 का 10वां भाग हर तबके में होता था, गरीब घर में, अमीर घर में, सब घर में होता था डाइम ऑफ डजन। तो वो क्या होता था, वेरी कॉमन होता था सबके लिए, क्या सबके घर में वो मिल ही जाता था। ठीक है, अगला है भैया, बाइट ऑफ मोर देन 1 कैन चो, मतलब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, आपके मुंह से भी ज़्यादा। मतलब कई इंसान होते हैं ना कि बेसब्रे टाइप, कि जितना मुंह पूरा का पूरा मुंह भर लिया फिर भी हाथ में रखते हैं ऐसे, हैं, मतलब ऐसे कि आपको लेना थोड़ा सा था और आपने बहुत सारा खा लिया हो, ये वही है भाई, बाइट मोर देन 1 कैन चो, यानी कि आप खाने से ज़्यादा चबा, मतलब बहुत ज़्यादा चबा लेते हो, मतलब इतना बहुत ज़्यादा है आपके पास, मान के चलो आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ है, और आप जैसे देखिए आपने देख रखे हो, आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर क्या कि यार देखो छोटा सा बच्चा कितना बड़ा तरबूज खा रहा है, इसका मुंह में भी नहीं आ रहा, फिर भी ये सोच रहा सारा खा लूँ, सारा खा लूँ। ठीक है, ओल्ड हैंड क्या है भैया, ओल्ड हैंड उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस इंसान को। जी हाँ, एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं ना उसको ओल्ड हैंड नहीं बोलते भी, यो भाई कड़ा देखो, तभी तो हरियाणा में कहावत है ना, हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि पढ़े और से कड़ा और ज़्यादा बढ़िया रहता है। जो इंसान निकल गया ना हर हालात से, वो बहुत अच्छा होता है पढ़ने वाले से, चाहे उसने PhD कर रखी हो, वो उसको फिर भी हरा दिया। उदाहरण के लिए जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो अपने क्या बोलते हैं, नेहरू कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो ये हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या है, कड़े हुए इंसान है, हर हालात से निकले हुए हैं। और राहुल गांधी क्या है, पढ़े हुए हैं। तो ओल्ड हैंडेड का मतलब होता है एक्सपीरियंस, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रख रहा हो। तभी तो कहता है ना कि बड़े बूढ़े लोगों का एक्सपीरियंस आपको ले लेना चाहिए। एक कहानी याद आ गई बड़े बूढ़ों से, मैंने क्लास में भी बहुत बार सुनाई ये कहानी, और यहाँ पर भी सुना देता हूँ। कहानी मैं बहुत अच्छी सुनाता हूँ, मेरे स्टूडेंट सारे मुझे ये बोलते हैं कि सर आप कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो, ये मेरी आदत हो चुकी है कहानी सुनाना। तो एक बार क्या होता है, एक बार एक लड़का होता है और एक लड़की का पिताजी है, वो लड़के के लिए बांध नहीं रहा होता, लव मैरिज का केस होता है। फील वील मत ले लियो, ठीक है, फील नहीं लेना है, ठीक है। कहीं यहाँ सर क्या बात है, गिटार बजने लग गए, मोहब्बते का शाहरुख खान आ गया, नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई के मौके पे, ठीक है। तो लड़की और लड़का प्यार करते थे, लड़के की जो फादर है वो मान नहीं रहे थे। अब लड़की के फादर मान नहीं रहे थे इस बात को, लड़के का फादर ने एक शर्त रख दी, मान गए, लड़की के पापा लड़के के लिए मान गए। उसने कहा कि शर्त एक है, शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा, शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। उसने कहा ठीक बात है भाई, और लड़के ने हंसते हंसते शर्त मान ली कि ठीक है, शादी में वैसे बुढ़े लोगों का क्या काम होता है, बेचारे सारी रात ऐसे ठंड में कांपे, क्या करेंगे, सर्दी का टाइम था। तो जैसे शादी हुई, बारात चलने लगी लड़की के लिए लाने के लिए, तो उसने कहा भी, लड़के ने कहा कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा भाई। उसने कहा नाना, उसके नाना जिद पे अड़ गए, लड़के के नाना जिद पे अड़ गए, नाना का काम तो होता ना, नाना मैं तो जाऊंगा। तो उसने कहा भाई नाना की 1-2 सास अटकी हुई है, बेचारे को ले चलो, अपने बेटे का ब्याह मतलब शादी देख लेगा, और नहीं तो कभी भी चांद की तरफ पाँव कर सकता है, मतलब कब्र में पाँव लटके हुए बेचारे के। तो बेचारे नाना को क्या कर लिया, बोरी में बांध के बैक सीट पे डाल दिया। अब नाना बोलियो मत, जब तक फेरे नहीं हो जाते चुपचाप फेरे देख लियो। उसने कहा ठीक है मैं बोलूँगा नहीं। अब जैसे ही द्वार पे बारात पहुंची तो उसके लड़की के पिताजी ने एक शर्त और रख दी, शर्त रखी कि जो हमारे गांव में एक नदी बहती है ना, जो नदी बहती है हमारे गांव के पीछे, उससे ना सारा पानी निकाल के, उसके पानी की बजाय उसमें क्या बहला दो, दूध बहा दो, तो फेरे होंगे, वरना नहीं होंगे। अब देखो इतनी बड़ी नदी का पानी कैसे निकलेगा और फिर फेरे मतलब दूध कैसे बहेगा, इतनी बड़ी नदी में कहाँ से लाएंगे इतना दूध, तो ये इम्पॉसिबल टास्क थी। तो उसने क्या बोला कि ठीक है, बारात वापस जाने लगी। उसने कहा भी नाना को बाहर निकाल लो, बेचारा कहीं मर तो नहीं गया। तो अब नाना को बाहर निकाला जाता, नाना बोलते हैं कि बस फेरे हो गए। उसने कहा हाँ नाना फेरे कहाँ हो गए, या तो बारात वापस आ रही है। उसने कहा बेटा बारात वापस क्यों जा रही है। उसने कहा कि लड़की वालों ने शर्त रख दी, क्या शर्त रख दी कि फेरे तभी होंगे तब गांव के पीछे जो नदी बहती है ना, उस पर दूध पानी के बजाय दूध बहे।
उसने कहा अरे इतनी छोटी छोटी बातों पे क्या बारातें वापस जाती हैं। उसने कहा नाना तुम्हारा दिमाग हिल गया है, कहाँ से इतना दूध कहाँ से लाओगे। उसने कहा कि कौन ये एक बात कहने आया है। उसने कहा लड़की वालों की तरफ से ये आदमी ये बात कहने आया है। उसने कहा, नाना ने कहा तुम जाके लड़की के पिताजी से बोल दो कि हमने दूध का इंतज़ाम कर दिया, जाके पानी निकालो, नदी का पानी निकालो। अब इतनी बड़ी नदी का ना तो पानी निकले ना दूध भाई, लड़के वालों की बात रहेगी, लड़की वालों की बात रहेगी। तो भाई तभी कहते हैं ना कि ओल्ड इंसान का, जो इंसान बुजुर्ग होते हैं उनसे राय ले लेनी चाहिए, वो काफ़ी अच्छे बता देते हैं आपको। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओल्ड हैंड का मतलब होता है एक्सपीरियंस इंसान है कोई भी, ठीक है। अदर इडियम है जो हैंड से रिलेटेड होती है वो देख लीजिएगा। एडेब हैंड मतलब होता है कि चतुराई, डैब हैंड होता है जिसके हाथ में कुछ कला हो, कहते हैं ना हाथ की कला। एडेब हैंड मतलब एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, ठीक है। बाइंड समवन हैंड, बाइंड होता है बांधना, समवन हैंड एंड फुट मतलब किसी के हाथ पाँव बांध देना, मतलब किसी को रिस्ट्रिक्शन कर देना, किसी को मतलब जकड़ लेना, किसी के जैसे होता है ना मेरे तो हाथ पाँव बांध रखे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। अगली है भाई डू समथिंग विद वन हैंड एंड बिहाइंड योर नेक, मतलब कि आप कहते हैं ना कि भाई यो काम तो मेरा ओड़ा हाथ का है, ये वही है भाई, डू समथिंग ईजिली, ठीक है। गेट योर हैंड इन मतलब होता है कि कुछ भी आप अपने हाथ से क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आप ये लिख लीजिएगा जो लास्ट, और ये है सेकंड लास्ट है, 3 है जो ओल्ड हैंड तो एक्सपीरियंस हो गया है। आप याद रखिएगा हैंड इन ग्लव क्या होती है, जैसे दस्ताने होते हैं ना, दस्ताने होते हैं जो हमारे हाथ के लिए दस्ताने होते हैं, वो क्या होते हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। हैंड इन ग्लव का मतलब भी यही होता है कि जो इंसान एक दूसरे के घनिष्ठ रहा हो, दस्तानों की तरह रहा हो, उसके लिए आता है हैंड इन ग्लव, मतलब जो बहुत ज़्यादा कभी एक टाइम पे पास रहा हो, है, ठीक है। चलते हैं हैंड टू माउथ क्या होता है कि मुंह को, हाथ को आया और मुंह को लग गया, मतलब इतना ही गुजर बसर करना, ठीक है। अगला भैया गेट द हैंग ऑफ मतलब होता है भाई, गेट द हैंग ऑफ मतलब क्या था, ये बढ़िया भाई। आप मान के चलो कुल्हाड़ी चलाना सीख रहे हो, ठीक है, कुल्हाड़ी चलाना सीख रहे हो, तो क्या होता था, जो भी एक लोहार होता था कहीं पर भी, अभी तो ये पता नहीं ये ट्रेडिशन रहा या नहीं रहा है, लेकिन पिछले टाइम पे क्या होता था, जब भी लोहार है ना कुल्हाड़ी का काम करते थे, उससे जो भी कोई सीखने आता था तो वो कुल्हाड़ी को ना दीवार पे ऐसे धांस देता था, जैसे इस फिगर में क्या करके धांस रखी है, तो उसका मतलब होता है कि वो भी सीख रहा है कुल्हाड़ी को चलाना। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ, उस ईडियम का जन्म हुआ था। गेट द हैंग ऑफ मतलब हाउ टू यूज़, यानी कि सीखना कि कैसे इसका है जो इस्तेमाल है वो होगा। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर ईडियम एंड फ्रेजेस क्या ज़रूरी है इतना पढ़ना? बेटा पता है 15 नंबर की आएंगी मेंस के अंदर, और 3 नंबर की आएंगी प्री के अंदर। 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 के अगर 4 का भी लेके आती है ना, 3 लाती हैं ईडियम और 3 वन वर्ड आते हैं, 6 नंबर आएंगे, फ्री के हैं, ले लो। अगला अभी टेक द हर्ट फॉर मतलब टेक द हर्ट फॉर क्या होता है, हर्ट होता है जहाँ पे भी हर्ट का मामला आ गया मतलब दिल का मामला है, बड़ा खुश हो गए, दिल का मामला, अरे गधो। टेक द हर्ट फॉर का मतलब होता है टू रिसीव क्रिटिसिज्म, यानी कि कोई भी चीज़ है वो अपने दिल पे ले लेना। मतलब होता है ना कई इंसान ऐसे हो जाते हैं कि मतलब कि कुछ इंसान कुछ बोल दो वो दिल पे ले लेते हैं ना। ये टेक द हर्ट फॉर मतलब टू रिसीव क्रिटिसिज्म, किसी को क्रिटिसिज्म मिलना, यानी क्रिटिसिज्म होता है किसी की आलोचना, किसी को सहन करना पड़ना। टू हैव अ गट फीलिंग, टू हैव अ गट फीलिंग मतलब होता है, गट फीलिंग नहीं होती कि आंतरिक अनुभूति टाइप में कि मतलब अरे मतलब गट फीलिंग होते है कि बहुत ज़्यादा अपनी होता ना कि मेरे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये काम हो जाएगा। गट फीलिंग मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा नहीं हो जाती कुछ इस टाइप से, ये वही है भाई। कैश ट्रैप्ड क्या होता है, कैश ट्रैप्ड होता है भैया, स्ट्रैप्ड होती है जैसे आपने देखा कि डॉलर पे बेल्ट जो लपेट रखी है इसको बोलते हैं स्ट्रैप्ड, मतलब बंद कर देना। कैश ट्रैप्ड का मतलब होता है भी गरीबी, इम्प्रोविसेड मतलब गरीबी, यानी कि कैश ट्रैप्ड का मतलब आप बोल सकते हो कि आपके पास जब वो कैश की कमी हो जाए, यानी कि आप क्या हो रहे हो, धीरे धीरे गरीब हो रहे हो। स्ट्रैप्ड ये है भी जो आपको देख रहे होगे। अगला है भैया एड टू इंसल्ट टू इंजरी, मतलब आपको ये तो पता ही होगा ना कि एड टू इंसल्ट टू इंजरी क्या है, इंसल्ट हो रही है आपकी फिर इंजरी भी हो रही है, तो मतलब एक तो बदतर है, एक तो बद से बदतर कर देना, मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटना, ठीक है, मतलब जले पे नमक छिड़कना वगैरह,
आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। ये बढ़िया भाई। रिसीव्ड ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। लीज होता है कि उधार देना किसी को, ऑफ लाइफ मतलब आप मान के चलो आप ज़िंदगी में डिप्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, लेकिन आपको कोई मिल गया, कोई मिल गई, या किसी के पेरेंट्स ने साथ दे दिया, फिर आपको एक दिल में गिटार बजा और आपने फिर एक ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। टू रिसीव ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब आप फिर क्या होने लगे, ज़िंदगी को जीने लगे। यानी कि पहले आप क्या थे, डिप्रेशन में थे, आप क्या होने लगे, आप लाइफ को फिर से क्या करने लगे, जीने लगे, ठीक है। बिकम ए एनर्जेटिक, ठीक है। जंप द गन, ये तो सबको पता अभी, जब भी ये आया ओलंपिक से आई है ईडीएम। आपने देखा ना कभी वो बंदूक जिसके हम चलाते हैं और फिर वो रनर भागने लग जाते हैं, यहाँ से वो ईडीएम आई भाई। जंप द गन मतलब हेस्टली, जल्दी से फिर क्या करना, कोई भी शुरू करना, मतलब ये ईडीएम आई कहाँ से, जो आपके ओलंपिक में रेसिंग होती थी ना, उसको दबाते थे तभी वो धावक भागने लग जाते थे, यहाँ से ईडीएम आई। रब द रॉन्ग वे होता है किसी को मतलब परेशान कर देना, मतलब चिड़चिड़ा बना देना। ऐसे होता ना अपने चीकी बॉक्स ऐसे बचपन में करते थे। अब 2 मिनट करो अच्छा लगेगा, 3 मिनट लड़की करे अच्छा लगेगा, अब दोस्त कर दे, अबे भाई गाल फाड़ने क्या मेरे, हम बोल देते ना। एक बड़ा मतलब फ़र्क रहता है कि लड़की करे अरे तुम्हारी गाल बहुत सॉफ्ट है, अब लड़का करे कमीने तो दूर रहा कर मेरे से, हैं ऐसे सोच आ जाते, कमीने दूर रहा कर। तो मतलब रब द रॉन्ग वे मतलब होता है बेटा कि आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। अगला भी नोट माइंस का मतलब होता है योर वर्ड, मतलब क्या होता है भैया, जो आप अपने ओपिनियन को क्या कर रहे हो भी, क्लियरली बता रहे हो। जी हाँ, ठीक है, आप अपने क्लियर जो भी आपने कहा ओपिनियन है वो उसको आप क्या कर रहे हो, कोई मैटर नहीं पड़ता किसी की भावनाएं क्या जाएंगी, किसी का हाथ होगा, आपने क्लियरली बोल दिया आपका ओपिनियन। कई होते ना वो लोग खराब बोलने वाले, तो ये वही है। अगला भी ईट ए हम्बल पाई मतलब होता है भैया टू एडमिट रोंग, मतलब आप एडमिट करना कि आप क्या हो, रोंग हो। मतलब कैसे, हम्बल पाई, क्या हम्बल तो आपको पता होगा कि बी हम्बल एंड ग्राउंडेड। पाई क्या, देखो ये क्या था भैया, ये आई ईडियम बहुत अच्छे से, ये ईडियम आई इंग्लैंड से निकल के, ये कहावत इंग्लैंड में होती थी। पाई इंग्लैंड के, पाई है खाने की चीज़ है जो इंग्लैंड पे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती थी, ठीक है। अब भैया घर में कोई भी गलती करता था, और पाई है ना हर घर में मिलती थी बेटा, ठीक है। क्या करती थी, पाई हर घर में मिलती है खाने के लिए, स्वीट डिश होती है मिठाई की तरह, जैसे अपने रसगुल्ला वगैरह होता है वैसे पाई होती थी। इंग्लैंड के अंदर क्या होता था, जब भी क्या होता था खाने के बाद पाई मिलती थी, ठीक है। अब क्या होता था, ये एक ट्रेडिशन भी बन गया था, ट्रेडिशन होता रिवाज, एक रिवाज बन गया था कि घर में कोई भी गलती करता था तो उसको पाई नहीं मिलती थी। पाई तब मिलती थी तब वो क्या करता था, अपनी गलती को स्वीकार करता था, मानता था कि उससे गलती हुई है, फिर उसको क्या मिलती थी, पाई मिलती थी भाई खाने के लिए। फिर वो क्या हो गई थी भाई, हम्बल पाई हो जाती थी उसके लिए कि भाई मान के चलो आपने कोई काम कर लिया, फिर आपको उसका परिणाम तो मतलब क्या कहते हैं, रिजल्ट तो मिला बढ़िया, लेकिन आपने बहुत कुछ खो दिया उसके पीछे। तो वही है ना ईट ए हम्बल पाई, मतलब टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, कि आपको कुछ मिल तो गया लेकिन आप ये भी मानते हो कि आप गलत भी थे। आप मान के चलो दूसरे के गलत होने से आप सही नहीं हो जाते हो, आप भी गलत ही रहते हो अगर आप गलत हो तो, ठीक है। अगला भैया कि लेट ऑफ द हुक मतलब होता है कि लेट ऑफ द हुक मतलब क्या होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे होगे ये मछली है, इसके मुंह से कांटा निकल गया, मतलब क्या हो गया भाई, ये जो अपने ब्लेम है, मतलब ज़िंदगी में आपको कोई मतलब लेट ऑफ का मतलब होता है हुक, यानी कि पहले तो आप याद रखिएगा हुक से बाहर निकला मतलब आप मान के चलो आप में किसी ने एलिगेशन लगा दिया, किसी ने ये कह दिया कि आपका कैरेक्टर ख़राब है और आप उससे क्या हो गए, रिवाइव कर गए, बच गए, और आपका कोर्ट ने कहा कि नहीं आप तो ठीक हो, तो आपके लिए वो ईडीएम बनेगी लेट ऑफ द हुक, मतलब आप क्या हो, छुटकारा पा लिया, मतलब आप बिल्कुल क्या हो, सही हो अपनी जगह पे, ठीक है। अरे भैया ये बढ़िया है भैया। टू लीव समवन इन द लर्च होता है मुसीबत के पलों में साथ छोड़ने वाला मित्र। लर्च क्या होता है, लर्च है ना एक चर्च के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर क्या होता है, जब हम शमशान की तरफ जाते हैं अर्थी को लेके, तो एक ऐसा वक्त होता है कि जो कंधे लगे होते हैं ना, कंधे पे मतलब उठाए होते हैं, 2 आगे जाते हैं और 2 पीछे हो जाते हैं,
अर्थी को एक टाइम पे रख देते हैं नीचे, और जो आगे वाले पीछे हो जाते हैं, पीछे वाले आगे चले जाते हैं। जिस टाइम पे वो नीचे रख देते हैं ना, उस टाइम को बोला जाता है टू लीव समवन इन द लर्च, मतलब मीज मझधार में छोड़ देना। वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मरे हुए इंसान को छोड़ा जाता है, वरना कंधियों पे रखा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या इडियम बनी, लिव इन द लर्च, मतलब मुसीबतों के पल में साथ छोड़ने वाला। जैसे उनके सगे संबंधी हैं, एक वक्त आता है कि जो मृत शरीर है उसको एक बार छोड़ देते हैं, फिर उठा देते हैं। ठीक है, वो उस वक्त क्या बोलते हैं, टू लीव समवन इन द लर्च, मतलब डिफिकल्टीज के टाइम पे साथ छोड़ देना। ठीक है भैया। टू गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है कि आप है ना बहुत सारा क्या है, मतलब पूरी इस धरती का भार आपने अपने सिर पे ले रखा है। मतलब कहने की बात है कि आपको कैसे समझाऊं मैं, कि आपको बेचाम की परेशानी उठाए रखो यार, बेफालतू की, जो तुम्हारे काम की नहीं धाम की नहीं, फिर भी तुम अपनी परेशानी उठा रखी है। ठीक है भैया, आखिरी 2 इडियम और करा दूं भी। प्लेन डेज क्या होता है, प्लेन क्या होता है, बिल्कुल साफ दिन, स्वच्छ दिन, जो एकदम बड़ा खुशनुमार दिन हो, जैसे ये आपके फिगर में दिख रहा है ना, सूरज वूरज निकला हो, बिल्कुल कितनी शांति हो, उसको बोलते हैं प्लेन एज अ डे, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। ये तो कोई खास नहीं है। आग ये तो देखो, सबको ये तो देखा ना, हेड्स ऑफ समवन, मतलब हम जब टोपी उतार के ऐसे करते हैं ना, क्रिकेट में भी आपने देखा वो टोपी उतार के नीचे करते हैं, जैसे इसने कर रखी है। इसका मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, अभिवादन कर रहे हो किसी का। ठीक है, ये कुछ इडियम्स हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिहाइंड द सीन, ये तो सबको पता है ना बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, टू अननोन टू एवरीवन। अब देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूँ, मेरे पीछे क्या चल रहा है तुमको क्या पता। मैं बैक कैमरा ऑन करूँगा तभी तो पता लगेगा नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो बिहाइंड द सीन है, यानी कि वो क्या है, अननोन है तुम्हारे लिए, तो बिल्कुल पता नहीं। मैं तुम्हारे को फेस दिख रहा है मेरा, पीछे दीवार दिख रही है, अब उसके पीछे तो तुमको नहीं पता ना क्या है, तो वो तुम्हारे लिए क्या है, अननोन टू एवरीवन, बिहाइंड द सीन। तुमने कभी भी यूट्यूबर देखा होगा ना, उसके पीछे का तुमको दिखेगा बिहाइंड द सीन, क्या था भाई, क्या स्टोरी थी, क्या पीछे का रहस्य था। पुल अप हिज स्टॉक्स का मतलब होता है भैया कि स्टॉक कह रहा हूँ, पुल अप हिज सॉक्स मतलब होता है जुराबों को ऊपर कर देना, मतलब पूरी तैयारी खींच ली आपने, कहते हैं ना जूते की गांठ वाट मार ली। पुल अप हिज सॉक्स का मतलब होता है कि आपने अब क्या कर लिया, पुल माने होता है खींचना, सॉक्स को मतलब जुराब को आपने क्या कर लिया, खींच लिया। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटर, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाह रहे हो अपने आप पे। ठीक है, डाउन टू अर्थ होता है भैया प्रैक्टिकल इंसान हो, जो डाउन टू अर्थ इंसान हो। मतलब कई होते हैं ना कि हा हुल्ला वाले, जैसे बहुत पोम्पस पर्सन होता है, पोम्पस होता है अडम्बरी इंसान, एक मैं जैसा होता है बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जैसा हूँ मैं सामने हूँ। ठीक है, मैं वैसा ही रहूँगा जैसा हूँ, फेसबुक पे भी वैसा हूँ, व्हाट्सएप पे भी ऐसा, इंस्टा पे भी ऐसा ही, सब ऐसा ही। ठीक है, डाउन टू अर्थ हूँ मैं, हम्बल एंड ग्राउंडेड रहता हूँ भैया। ठीक है, अगला भी बैक इन द शैडल। शैडल होती है भाई, जो घोड़े की काठी बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं शैडल। शैडल किसको बोलते हैं, घोड़े की काठी को। घोड़े की काठी तभी जिताई जाती है, पुराने टाइम पे घोड़े की काठी तभी जिताई जाती थी, तब घोड़े को कहीं बाहर ले जाना होता था, या सैनिक अपनी ड्यूटी पे जा रहे होते थे, तभी क्या होते थे, जो घोड़े की जो काठी है उसको क्या करते थे, दचाते थे। बैक इन शैडल का मतलब होता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे हैं। ठीक है, ये अगला देखिए, ये आखिरी इडियम है, उसको बताने के बाद फिर मैं ये ख़त्म करता हूँ। अगले क्या है अभी, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब क्या कह रहा है कि ज़िंदगी में 1000 मुसीबतें आएँ, आप कभी भी हार मत मानो। ठीक है, और आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। एक बात बताता हूँ, इसका मतलब होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिएगा, एक बात बताओ, मुझे अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताना कि आप धुंध देखिए आपने, फॉग वगैरह, स्मोक फॉग वगैरह, देखिएगा फॉग में आप इतनी दूर का, कभी भी ज़्यादा दूर का नहीं देख पाते हो। ठीक है, आप सिर्फ 2 कदम का देख पाते हो कि आप 2 कदम सही चलो, तीसरा कदम सही चला जाए। तो यही ज़िंदगी भी होती है। ज़िंदगी में आप कभी भी इतना दूर का मत देखो कि फ्यूचर में हम ये कर लेंगे, फ्यूचर में वो हो जाएगा। भाई फ्यूचर के, भविष्य की गर्भ में क्या है ना मुझे पता ना आपको पता। तो ज़िंदगी में ना ज़्यादा दूर का मत देखा करो, सिर्फ 2 कदम का देखा करो। बाकी ईश्वर पे भरोसा रखो अपने, कि आपका भगवान आपके साथ, आपका अल्लाह आपके साथ है, आपकी जो सुपर नेचुरल पावर है वो आपके साथ है। उसके कुछ तो अपने भी कहते हैं ना कि कर्म है। तो मैं देखो आप ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं बड़ा स्पिरिचुअल रहा हूँ इन बातों को लेके, कि आप कहीं से भी भाग जाओ, कहीं पर भी भाग सकते हो, लेकिन आप अपने कर्मों से नहीं भाग सकते।
भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि कर्म आपको इस प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार झुंड में से बछड़ा अपनी गैया को, कर्म आपको इस प्रकार ढूंढ लेते हैं। तो आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। साइनिंग ऑफ, मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।